जी, भारत के सबसे बड़े हाईकोर्ट, सबसे बड़ी जो हाईकोर्ट इसलिए कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट है और सबसे अधिक बेंच है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास दो डिवीजन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी ब्रांच है लखनऊ में। मतलब मूल हाईकोर्ट जो इलाहाबाद में है और राज्य की राजधानी में उसकी बेंच है। उसको लेकर के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट मूल रूप से वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही हिस्सा है लखनऊ बेंच, चूंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि और इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि उसे मेरठ में भी एक हाईकोर्ट चाहिए। इसकी मांग सालों से हो रही है। लेकिन यहां चर्चा इस बात को लेकर के है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज क्या फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यानी 1 सितंबर को एक हिस्टोरिकल फैसला दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने स्लेटर हाउस चलाने वाले गैर कानूनी है उत्तर प्रदेश में, योगी राज में उसे गैर कानूनी कानून कर दिया है। योगी का डंडा का डर उसे नहीं लगा तो जावेद नामक एक एक्यूज की न सिर्फ जमानत याचिका खारिज कर दी, जो काउ स्लेटर चलाता था। काउ स्लेटर एक्ट के तहत गिरफ्तार जावेद खान की न सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी, बल्कि एक लंबा ऑर्डर जारी किया और केंद्र की सरकार को सलाह दिया कि गाय को आप राष्ट्र पशु क्यों नहीं घोषित करते हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश और असम तक में ये चीजें हो सकती है तो केंद्र की मोदी की सरकार क्यों नहीं कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संसद किस लिए है, आप संसद में कानून पास कीजिए और संसद में कानून पास करके सनातनी परंपरा में जिस गाय को मां माना गया है, जिसकी पूजा होती है, जिसके गौमूत्र से तमाम बीमारियों के इलाज के बारे में पुराणों में चर्चा है, उस गाय की जहां तहां जिसे मर्जी करता है वो उसकी हत्या कर देता है। तो सरकार इसके लिए कानून क्यों नहीं लाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हैं, इस पर सख्ती क्यों नहीं होती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इसे आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। यदि ये राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित होगा तो इसी तरह की परेशानी गायों के ऊपर अत्याचार होगा। क्योंकि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं। इलाहाबाद, जैसा मैंने कहा, कि देश की सबसे बड़ी हाईकोर्ट है और इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस एक्यूज की तो जमानत मिल ही नहीं सकती। मतलब लोअर कोर्ट से इसकी जमानत खारिज हुई, ये हाईकोर्ट पहुंचा, बड़े वकील लेकर के हाईकोर्ट पहुंचा। स्लेटर हाउस जो यूपी में चलाए जाते हैं वो बड़े पैमाने पर जो गौ हत्या, बड़े बड़े जानवरों की हत्या जो होती है उसका बहुत बड़ा बाजार है। अरब कंट्रियों में बहुत पैसा कमाते हैं ये सब। और इसमें कहा जाता है कि कई बार अलग अलग सनातनी परंपरा से जुड़े हुए लोग भी इस धंधे में लिप्त हैं। लेकिन इस जावेद के ऊपर आरोप था कि गौ हत्या, गौकशी करता था। इसकी जमानत अर्जी ना सिर्फ खारिज की, लेकिन केंद्र की सरकार को एक नई राह दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और इससे समझिए कि चूंकि सीए पर खेल करने वाले, सीए जिसका किस देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था, उसे लेकर के खेल करने वाले, भारत के खिलाफ शाहीन साजिश का षड्यंत्र करने वाले खिलंदरों ने जो शाहीन साजिश किया और मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों के दलालों ने जिस तरह से 3-3 दादी अम्माएं पैदा की, इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। बच्चे पैदा होते हैं, ये दादी अम्माएं पैदा हुई इन लोगों की। और ये दलालों की फौज जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, ये सब इन शाहीन साजिश से एक उत्पात चाह रहा था और उत्पात हुआ दिल्ली दंगे के रूप में। आम आदमी पार्टी का पार्षद अपने छत पर जो 8वीं पास था, अथाह संपत्ति अर्जित करके उसने पेट्रोल पंप का आविष्कार किया और अपनी छत का इस्तेमाल दिल्ली को जलाने के लिए कर रहा था। यह ताहिर हुसैन केजरीवाल का पार्षद था जो विधायक बनने का सपना देख रहा था। अमानतुल्लाह खान इन सब के साथ उसकी साठगांठ थी और पता चला कि ताहिर हुसैन जेएनयू वाला भारत तेरे टुकड़े होंगे की गैंग के साथ उमर खालिद और उस
शर्जील इमाम के साथ जिसने शाहीन साजिश की स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसने चिकन नेक की बात की थी, इन सब ने मिलकर के शाहीन साजिश तैयार किया था सीए के खिलाफ। मतलब एक षड्यंत्र यह था कि किसी मुद्दे को कैसे क्या किया जाए। ऐसे ही गौकशी का मामला उत्तर प्रदेश में जब था, आपको याद होगा जब केंद्र में मोदी की सरकार आई थी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार होने के बाद भी यदि कहीं पर किसी ढंग से कोई गौ हत्या में पकड़ा जाता था तो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल और लिबरल गैंग उसे उत्पात मचाते थे। सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश की थी। गौ हत्या, अखलाक, पहलू खान का खेल वही उत्तर प्रदेश में होता था, लेकिन बदनाम करने की साजिश होती थी केंद्र की मोदी की सरकार। गुजरात में यदि कुछ हो जाए उस समय में तो राज्य सरकार दोषी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई पहलू खान वाला मामला हो, कोई अखलाक का मामला हो, उसके लिए मोदी दोषी है। और ये पूरा षड्यंत्र अखलाक और मोदी वाला 24 घंटे इस टीवी चैनलों पर नंगा नाच हुआ। बाबा आगे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आ गए, कोई अखलाक का मामला नहीं, कोई पहलू खान का मामला नहीं, कोई तबरेज अंसारी का मामला नहीं। ये सब अखिलेश के राज्य में होता था, झारखंड में होता था, कांग्रेस की सरकार के समय में, जब झारखंड में, या बीजेपी की सरकार जब उस समय में थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में नानी ना मरिए कि सब धंधा कोई करिए, सब औकात में आ गए। सब पहलू खान और अखलाक का मामला घुस गया, अंदर चला गया। ये कहीं राजस्थान में, कहीं उत्तर प्रदेश, ये हर जगह ये धंधा होने लगा। ये गंदा धंधा मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल इसे दिन रात दिखाते थे। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। ये खेल ही खत्म हो जाए, इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसे संसद में जाओ, इसे कानून बनाओ। भाई, ये देश राम कृष्ण की संस्कृति का देश है, ये देश सनातनी संस्कृति का देश है, और इस देश को सेकुलरिज्म ने ऐसा डसा कि बर्बाद करने की को तैयार हो गया। इसीलिए सोनिया गांधी ने अपने तिहारी चिदम्बरम को गृह मंत्री बनाया, और उस गृह मंत्रालय की तरफ से एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया और कहा कि राम और रामायण क्या है। राम क्या है? राम कौन था? राम कौन था भाई? तुलसीदास कौन थे? ये वाल्मीकि कौन थे भाई? सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार के लिए राम कौन था भाई? ये रामायण, ये रामलीला क्या है भाई? ड्रामा ही क्या है रामलीला का? ये रामलीला क्या है? ये दीपावली क्या है? क्यों मनाते हो दीपावली? तो आप कहेंगे दीपावली इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम अयोध्या लौट करके आए थे, 14 साल का वनवास रावण वध करके आए थे, मां सीता के साथ आए थे, इसलिए हम दीपावली मनाते। ये राम कौन है भैया? ये मनमोहनी सरकार, सोनिया की मनमोहनी सरकार के गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा कि राम कुछ नहीं है, ये ड्रामा मत करो, ये राम नहीं है कुछ भी, ये सब काल्पनिक है। उसके बाद घुटने के बल लेट करके फिर एफिडेविट दोबारा दाखिल किया और उसको वापस लिया। लेकिन पाप की सजा मिल गई, जनता ने इतना दूर फेंक दिया कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर छोड़िए, लग रहा प्रशांत महासागर में फेंक दिया कांग्रेस का ये हाल। लेकिन अब हाईकोर्ट ने जगा रही है इस सरकार को कह रही कि शाहीन साजिश। मैं क्यों नहीं मैंने शाहीन साजिश की चर्चा की, इसलिए कि सचमुच ऐसा कई बार लगता है कि शाहीन साजिश के बाद क्या गृह मंत्री अमित शाह थोड़ा बैकफुट पे आ गए हैं क्या? शाहीन साजिश के बाद जो सीए हुआ, ये मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों ने, खैरातियों ने इस देश में इतना उत्पात करके डरा दिया इस देश को। क्या ये क्या हुआ? सीए के बाद सरकार वो ठोस कदम उठा नहीं पा रही है। इसीलिए मुहिम चलाना पड़ेगा कि भारत की केंद्र की सरकार शाहीन साजिश के बाद से सीए के पास से कोई स्ट्रांग फैसला क्यों नहीं ले पाई? एक ही सत्र में महिला, अब 3 तलाक बिल पास हुआ, 370 पास हुआ, कई सारे और कठोर बिल पास हुए, मजबूत जो जनप्रिय बिल थे पास हुए, सीए भी पास हुआ। उसके बाद सीए पर उसी दौरान राम मंदिर पर हिस्टोरिकल फैसला आ गया। ये सब कुछ पर शांति हुई, लेकिन सीए ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद पूरे देश को जलाने की कोशिश की गई। दिल्ली को जलाने वालों ने उत्पात मचाया दिल्ली में, और इन उत्पातियों के साथ क्या हमारी सरकार डर गई? दिल्ली जलाने वालों से क्या डर गई? योगी तो नहीं डरे। जिन्होंने दिल्ली जलाया वही यूपी या लखनऊ जलाना चाह रहे थे। वो बड़े बड़े जो सो कॉल्ड शिक्षाविद थे, जो शहरी नक्सली थे, योगी ने सबका पोस्टर लखनऊ की सड़कों पर लगा दिया, चोर और पॉकेट मारों की तरफ। औकात में सब आ गए। योग उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। उसी उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने आज एक हिस्टोरिकल फैसला देते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया,
हाईकोर्ट सलाह नहीं, एक तरह से निर्देश, हाईकोर्ट के फैसले निर्देश होते हैं। वो कहा कि केंद्र की सरकार से इस संसद में कानून बनाओ, ये यूपी और राज्यों का मामला नहीं है कि कहीं असम में कोई हेमंत बिश्व शर्मा करे या योगी आदित्यनाथ करें। केंद्र की सरकार सख्त कानून बनाए, ये बिल पास करे। बिल की बात करी है उन्होंने। इसीलिए मैंने शाहीन साजिश की चर्चा की कि क्या शाहीन साजिश के बाद मोदी सरकार बैकफुट पे है? क्या अपनी सरकार पर कहिए कि बैकफुट पे नहीं, फ्रंट फुट पर खेले, बेईमानों के खिलाफ फ्रंट फुट पे आकर के खेले। जो देश का नहीं वो किसी का नहीं है। ऐसे लोग, जिस सीए का इस देश से कोई लेना देना नहीं है, उस सीए पर इस देश में इतना उत्पात मचा, दिल्ली जलाया गया, करोड़ों की संपत्ति नष्ट कर दी गई। दिल्ली में सरकार एक ऐसी थी कि अपनी डीटीसी की बसें जलने पर मानो जश्न मना रही थी और कह रही थी हम शाहीन साजिश के साथ हैं। डीटीसी की बसें दिल्ली सरकार के अंदर आती है, जला दिया जा रहा था डीटीसी की बसों की। एक यूनिवर्सिटी जो अल्पसंख्यक का दर्जा पाकर के हमारे आपके टैक्स को नोच करके जो यूनिवर्सिटी चल रहा है, उस यूनिवर्सिटी में इतना उत्पात मचाया गया। अलीगढ़ से लेकर के, अलीगढ़ में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहां नारे लगे हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। जेएनयू में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो एएमयू में नारे लगे हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। इसीलिए ये कब्र खोदने की स्थिति ना आ जाए, इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा सनातनी संस्कृति से नहीं जुड़ोगे तो यूं ही कब्र खुदेगा तुम्हारा। इसीलिए बहुत गंभीर तरीके से मुझे लगता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात को केंद्र की सरकार सुनेगी और इस पर अमल करेगी और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गाय राष्ट्रीय पशु घोषित होना कोई यूं ही मामला नहीं है, ये एक सांकेतिक प्रतीक है कि गाय के प्रति आस्था मतलब सनातनी सोच के प्रति। इस देश में एक ऐसा अल्पसंख्यक कैसे रह सकता है जिसको बहुसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान नहीं है? ये कैसा अल्पसंख्यक है जिसको बहुसंख्यक की भावनाओं की रत्ती भर समझ नहीं है? इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस शेखर कुमार यादव की जो पीठ का जो फैसला है, जो निर्देश है, उसे उम्मीद की जानी चाहिए कि मोदी और शाह की सरकार इसे गंभीरता से लेगी। योगी तो अमल कर ही रहे हैं।